गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे मरे हो? हैं? चलो देखो, दो अपने को कंपाउंड्स पढ़ने थे। अपन ने पढ़ा था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक की। उसमें दो ऐसे कंपाउंड्स मिल रहे थे जो बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रह रहे थे, क्रोमियम +6 में और मैंगनीज +7 में। लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा था कि ऊपर से नीचे आते आते जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेबल होती है, तो नीचे वाले कुछ होते मान लो ऑस्मियम वगैरह, ऑस्मियम इरिडियम, तो वो अपने हाई में स्टेबल है। मैंगनीज अपने +1 में स्टेबल नहीं है, क्रोमियम अपने +6 में स्टेबल नहीं है। तो अगर ये खुद में स्टेबल नहीं है तो ये कोशिश करेंगे ना अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कम से कम करें। इसके +7 है मैंगनीज की और क्रोमियम की कितनी +6 है मैक्सिमम। तो कोशिश करते हैं कि जो भी इनके ऐसे वाले कंपाउंड बन रहे होंगे वो कंपाउंड क्या करेंगे, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, ताकि खुद एक एक इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएगी ना। मान लो किसी के पास +7 है, सामने से एक इलेक्ट्रॉन कैच कर लिया तो +6 हो जाएगा, एक और कैच कर लिया तो +5 हो जाएगा, एक और तो +4। तो ऐसे करके वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर वाले लो में स्टेबल होते हैं। क्लियर है? तो ये जो भी कंपाउंड्स हैं हाई वाले ऊपर टॉप में, ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वालों को ऑक्सीडाइज किया, सामने वाला ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और वो इलेक्ट्रॉन ये कैच करेगा तो ये रिड्यूस हो गया। तो इस चीज को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वालों को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। ठीक है, जैसे वो होता है ना LIC और बीमा एजेंट, तो वो खुद का नहीं करवाएंगे ना, मतलब खुद का तो हो चुका होगा उनका, सामने वाले लोगों का करवाते ना बीमा। जैसे मान लो कोई LIC एजेंट है तो सामने वालों का बीमा करवा रहा है, तो मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो ऑक्सीडाइज खुद को करवा रहा होगा कि सामने वाले को, ये चीज समझ गया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद रिड्यूस हो जाता है। खुद का फायदा और सामने वाले के भाई ठीक है उनका क्या बीमा बनवा दिया। क्लियर है? चलो, तो ये याद रखना पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसके बाद एक और आएगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये दोनों क्या होते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने पढ़ा था ऊपर से नीचे ऑर्डर ऐसा आ रहा था और फिर इनके साइज वगैरह और बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे होंगे जो भी है। क्लियर? तो अपने को जो पहला आता है, इधर से इधर चलते तो पहला क्रोमियम आता है, तो पहले क्रोमियम का जो हाईएस्ट में वो पढ़ते हैं, फिर अगला मैंगनीज का पढ़ते हैं। आयरन के भी होते हैं, कोबाल्ट के, कॉपर के, लेकिन वो अपने एनसीईआरटी में दिए नहीं है तो अपन नहीं पढ़ेंगे, दो ही पढ़ेंगे, क्रोमियम और मैंगनीज। क्लियर है? चलो, क्रोमियम का पढ़ते हैं। क्रोमियम का जो कंपाउंड होता है जो उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रखता है इसको, वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम दिख रहा है, 2 क्रोमियम दिख रहे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब मुझे ये चीज बताओ तुम लोग कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? +6 है ना, 7 2 से 14। ठीक है, और पोटेशियम हटा दो तो 2 माइनस ऊपर आएगा, उधर चले जाएगा तो 14 - 2 12, और ये 2 है तो डिवाइड करूंगा तो +6 आएगा ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते बताया था पहले। ठीक है, तो क्रोमियम कितना हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्रोमियम में अनपेयर्ड भी 6 होते हैं, उसने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। अब उसको जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है, साइड का ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है ना। तो जब भी साइड वाले लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कलर किस वजह से आता है? चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म। अगर खुद के डी में एक भी अनपेयर्ड है तो डी ट्रांजिशन होता है, लेकिन अगर नहीं है और साइड में कुछ लिगेंड्स लगे और वो डोनेट कर रहे हैं तो चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो इसमें ये ना, इस पे +6 तो इसके तो 0 होगा, डी के सारे खाली। तो ऑक्सीजन जो है वो क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उसमें ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है कलर के लिए? चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म। कहीं कोने में लिख लेना, कलर शो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अब देखो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है बना कैसे? कोई भी चीज अपन हमेशा ओर से बनाते हैं। और मतलब जो जमीन में खदानें होती है ना, उसमें जो मिला है मेरे को बस वो मिट्टी विट्टी के साथ, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट ओर। जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे सोने की खदान है, तो वहां कोई सोना प्योर फॉर्म में तो मिल नहीं रहा है, या मान लो यहाँ लोहे की खदान है या सिलिका, किसी भी चीज की खदान मिलती है, तो उसमें क्या रहता है, मिट्टी के साथ मिक्स रहती है ये चीजें। तो अपन ने वहां से मान लो पत्थर में या तो मिक्स होगी, पत्थर के अंदर गड़ी होगी या मिट्टी के अंदर, तो वहां से मैंने क्या किया, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी की,
तो जो मिट्टी इकट्ठी की है हाथ में, ये क्या है? ओर है। क्लियर है? मतलब इसमें सारे जितने इम्प्योरिटीज होगी, डस्ट पार्टिकल और कचरा जो भी जमीन का होगा, वो सारा मेरे हाथ में। अब मैं फिर इसको पानी में डाल दूंगा तो मिट्टी मिट्टी घुल जाती है, फिर जो बचे सॉलिड पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर पानी हटा दिया, फिर उनके अलग आगे प्रोसेस होती है जो भी। हाँ हाँ, फिर मेटलर्जी में अपन पढ़ते थे कि जो भी मान लो गोल्ड की खदान मिली मेरे को, कि वहाँ सोना मिला, तो उसकी प्रोसेस अलग रहती है। ठीक है, आयरन की तो उसकी प्रोसेस ही अलग रहेगी। क्लियर है ना? तो हर कंपाउंड को और से निकालने की प्रोसेस अलग होती है। ठीक है, तो अपने को पूरा इतना पढ़ना नहीं है, जितना यहाँ काम का उतना बता दूंगा। क्लियर है? हाँ, मिट्टी है। ठीक है, मैंने किसी ने बोला कि चलो यहाँ पे सोना गड़ा है या इस मिट्टी में सोना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने वो मिट्टी का टुकड़ा लिया हाथ में, मतलब ऐसे मुट्ठी भर के, तो जो मुट्ठी में मेरे ये आया है मिट्टी का जो भी क्या बोलते हैं टुकड़ा बोलोगे, मिट्टी आई है, ये और है बस। ठीक है, हाँ। लेकिन उस ओर में वो जो मेटल वहाँ मिला है वो है। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में होगा, पत्थर के अंदर धंसा होगा, मिट्टी में मिक्स होगा, ऐसा है। तो उस चीज को बोलते हैं ओर। क्लियर है? ये समझ में आया सभी को? और क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट किस ओर से एक्सट्रैक्ट होता है? क्रोमाइट ओर। ये याद रखना है, पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोम, बेटा आवाज नहीं करो, इधर देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट किस ओर से एक्सट्रैक्ट होगा? क्रोमाइट ओर। क्लियर है? अब क्रोमाइट ओर होता क्या है याद रखना है तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। FeCr2O4, उसमें क्या क्या चीजें मिलती है? FeCr2O4 आयरन क्रोमियम का ऑक्साइड है, ऐसा जो भी है। क्लियर है? तो तुमको याद रखना होता है क्रोमाइट ओर से चीजें स्टार्ट होती है। क्रोमाइट ओर को सबसे पहले क्या करते हो तुम? Na2CO3, बेकिंग सोडा है ना, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो 10H2O तो नहीं है, बट Na2CO3 भी कहीं ना कहीं उसी में आ गया ऐसा। ठीक है, तो इसको बेकिंग सोडा और ऑक्सीजन के साथ, ये अपन बायो में भी पढ़ते हैं ना, वो कौन से बायोटेक 2 में आखिरी में वो डब्बे बने हैं जिसमें ऑक्सीजन भी डालते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल, pH कंट्रोल, फिर कोई चीज घोलते तो ऑक्सीजन मिलाते जाते हैं और घुलते जाते हैं। हाँ, तो बस ऐसे इनके भी डब्बे होते हैं। तो उन डब्बे को बोला है रिवर्बरेटरी फर्नेस। बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं ना बहुत बड़े बड़े टंके, तो बस ऐसे बहुत बड़ी टंकी है जिसको बोला है रिवर्बरेटरी फर्नेस। इसमें आग जलाते हैं। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर को बियर कर लेता है। तो इसमें और डाला, और के साथ क्या मिक्स किया इन्होंने? बेकिंग सोडा, Na2CO3, और 10H2O गायब कर रखा है, बट Na2CO3 और साथ में ऑक्सीजन भी बार बार मिक्स कर रहे हैं। मतलब कुछ पाइप्स लगे होंगे, वहां से ऑक्सीजन भी मिल रही है उसको अच्छी खासी। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? रिवर्बरेटरी फर्नेस में आग लगती है, ठीक है, हीटिंग के लिए, तो आग के लिए ऑक्सीजन हमेशा चाहिए रहती है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज्यादा मतलब अंदर आग लगेगी और ये और पिघलेगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये क्या है? रिवर्बरेटरी फर्नेस बहुत बड़ा ऐसा वो डब्बे होते हैं ना फैक्ट्री में, ऐसे कंटेनर्स, समझ गए ना? बस हाँ, तो इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी देते हैं वो। ठीक है, और कहीं से इनलेट होगा जहां से Na2CO3 भी दे रहे होंगे। ठीक है, और जो और है वो नीचे रखा होगा, और फिर यहाँ पे अंदर ही कुछ होगा उनका मैकेनिज्म जिससे अंदर आग भी वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्लियर है? तो रिवर्बरेटिव फर्नेस में वो चीज़ क्या होगी? पिघलेगी, पिघल के फिर कुछ चीज़ें सेपरेट होगी ना, क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर रहता है बेटा, बातें नहीं, तो एक फिक्स टेम्परेचर रहता है, तो उस टेम्परेचर तक एक चीज़ पिघलती है, दूसरी नहीं पिघलेगी। जैसे मान लो 700-750 डिग्री टेम्परेचर मैंने रिवर्बरेटिव फर्नेस का मेंटेन रख रखा है, तो 700-750 पे जो चीज़ें पिघलनी होगी वो पिघल जाएगी, जो नहीं पिघलनी होगी वो अलग रह जाएगी। तो चीज़ें सेपरेट हुई ना वो और से। क्लियर है? तो बस वैसे रिवर्बरेटरी फर्नेस में चीज़ें प्रोसेस की, उसके बाद आगे क्या मुझे मिलेगा? सोडियम क्रोमेट, क्योंकि ये Na डाला था तो ये इससे मिक्स होगा और इसने इसको रिप्लेस किया तो सोडियम क्रोमेट मिला। अब सोडियम और आयरन ने रिएक्ट क्यों किया? ये अपनी FRP वाली जो सीरीज थी उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगा, तो उसमें बोल रहा है ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। तो ये बस रिएक्शन उसी के हिसाब से चलती है, कोई भी रिएक्शन हो कि क्यों रिप्लेस कर पा रहा है, क्योंकि SRP की वैल्यू उसकी ज्यादा नेगेटिव है। क्लियर है? चलो, तो इससे क्या बनेगा? Na2CrO4, ये Cr2 था याद रखना, वो Cr है। क्लियर है? तो ये वाला क्या है? Cr2O4, इधर देखना, O4 कहाँ गया? ये तो है ही नहीं कुछ, ये हटाओ, ये तो क्रोमाइट हो रही है, फिर कुछ नहीं, वो अलग है फिर। ठीक है, सोडियम क्रोमेट, साथ में आयरन का ऑक्साइड निकलेगा Fe2O3 और CO2।
तुम तो बस इधर इतना याद रखो कि क्रोमाइट ओर को जब रिवर्बरेटिव फर्नेस में बेकिंग सोडा और ऑक्सीजन के साथ रखा तो क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, याद रखना है, क्लियर। सोडियम क्रोमेट में फिर जब मैं डाइल्यूट H2SO4 डालूंगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कौन सा एसिड रखूंगा, डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे एसिड फिर कौन सा क्या। पूरा याद रखना है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मतलब बहुत ही ज्यादा पतला होगा है, ठीक है, मतलब इसमें पानी की जो अमाउंट है ज्यादा होगा, क्लियर है ना। तो ये चीज पूरी याद रखने की, डाइल्यूट वाला पूछा है इसने, ये या तो वो H+ लिख के दे देगा ऑब्लिक करके, H+ मतलब एसिड होता है ना, तो या तो H+ दे देगा या फिर डाइल्यूट H2SO4 पूरा पूछेगा, क्लियर है। क्या पूछेगा पहले से बता देता हूँ। उसके बाद जब इसको डाइल्यूट H2SO4 से मिक्स किया तो क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट। अभी क्रोमेट था, अब 2 क्रोमियम आ गया तो डाइक्रोमेट, समझ में आया, ठीक है। तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन रहा है ना, ये यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट कैसे बनता है, एसिड की प्रेजेंस में। ये लिखा है, कहाँ गया, क्रोमेट से डाइक्रोमेट कैसे बनता है, ये रिवर्स वाला एरो दिख रहा है, एसिड के प्रेजेंस में। या फिर इसको लिखो H+, या फिर ऑब्लिक करके लिख दूंगा डाइल्यूट SO4, क्लियर है ना। क्रोमेट से डाइक्रोमेट कैसे बन रहा है, एसिड की प्रेजेंस में। क्रोमेट का कलर होता है येलो, डाइक्रोमेट का होता है ऑरेंज। जो भी ट्रिक तुम बना के याद कर पाओ कर लेना, बट ये कलर बहुत बार पूछे जाते हैं, क्लियर। चलो, तो सोडियम क्रोमेट से क्या बना, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट डाइक्रोमेट एसिड के प्रेजेंस में। अब सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो KCl का यूज किया, बेटा इधर बातें नहीं करो, KCl का यूज किया, इससे क्या बनाने में, ये वाला सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो उसने कुछ नहीं किया, सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस किया है। डाइक्रोमेट तो दो नहीं है, पहले सोडियम था, मुझे पोटेशियम वाला चाहिए था तो मैंने पोटेशियम डाल दिया, क्लियर है। तो फाइनली मुझे मिल गया ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो मेरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, ठीक है। अब ये बन गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। इससे क्या क्वेश्चन आएगा, पहला इसका और क्या होता है, क्रोमाइट और, ठीक है। सोडियम क्रोमेट, या सोडियम नहीं बोलता हो कभी, क्रोमेट से डाइक्रोमेट के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, एसिड का। और डाइक्रोमेट से क्रोमेट अगर कभी बनाना हो तो बेस, जस्ट एसिड और बेस होता है ना, तो एसिड को एसिड, बेस को अल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट के लिए एसिड लगा, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट के लिए क्या लगेगा, बेस। तो पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारा, दूसरा ये है। और इसमें फिर कलर पूछता है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज, क्रोमेट का होता है येलो, ये याद रखना है। या फिर वो बोल देगा कि डाइक्रोमेट में मैंने एसिड डाला तो कलर चेंज क्या शो करेगा, या फिर डाइक्रोमेट में मैंने बेस डाला तो क्या कलर चेंज शो करेगा, ठीक है। कलर यहाँ पे लिखना हो तो लिख लो बेटा, है ना। इसका क्या होगा, येलो, इसका ऑरेंज, क्लियर है। और रिवर्स एरो अगर लगाता हूं तो बेस वाली चीज से रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हाँ भाई बार बार लिखा है तो ठीक है। चलो अब प्रॉपर्टीज पढ़ लें इसकी। ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ये कैसा दिखता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। बहुत स्पेसिफिक पूछे तो डार्क ऑरेंज होता होगा, इसलिए बोल देता है ऑरेंज रेड, बट कोई भी पूछेगा तो अपने को ऑरेंज ही याद रखना है। डाइक्रोमेट का कलर हमेशा ऑरेंज होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर भी कैसा होगा, ऑरेंज। बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा है तो ऑरेंज रेड, क्लियर है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड, वो तो ठीक है यार, लेटाइस होगा तो क्रिस्टलाइन ही होगा। अब मॉडरेटली सॉलिड, देखो कोई भी चीज है, क्या है, कोई भी क्या, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेरे पास एक गर्म पानी रखा है, एक ठंडा पानी रखा है, मैंने इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, गर्म पानी में भी और ठंडे वाले पानी में भी डाला। कॉमन दिमाग लगा के बता दो, कॉमन सेंस लगा के, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से पानी में जल्दी घुलेगा, गर्म में ही घुलेगा ना। तो बस वही पॉइंट यहाँ पे लिखा और क्वेश्चन आता है, ठीक है। मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मॉडरेटली मतलब कम, आधा अधूरा, तो मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे में कम घुलेगा, बट फ्रीली सॉल्युबल, एकदम अच्छे से मतलब बिखर जाएगा पूरा, ठीक है। फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज भी थी कि गर्म पानी में चीजें कम घुलती है और गर्म में ज्यादा घुलती है और ठंडे में कम घुलती है, तो बस वही लिखा है, ठीक है।
अब जब इसको गर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हीटिंग पे क्या इफेक्ट आता है इसका, ठीक है। तो ऑन स्ट्रांगली हीटेड इट डिकम्पोजेस विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। गर्म करने पे ये टूट जाएगा, किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो टूटेगा, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन थी ना इतनी सारी 7, तो ऑक्सीजन लिबरेट होगी। आए समझ में? K2Cr2O7 था, गर्म किया तो K2Cr4 Cr2O3 और 3/2O2, तो ऑक्सीजन का लिबरेशन हो रहा है। लिबरेशन को एरो ऊपर है मतलब उड़ गई ना, ऑक्सीजन अलग हो गई उससे। इधर देखो बेटा, ये चीज है, मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा नंबर में वो अलग होगी ना, और ऑक्सीजन तो गैस है तो लिबरेट हो जाएगी। तो कॉमन सेंस भी लग रहा है कि इस चीज को गर्म करने पे ऑक्सीजन लिबरेट होगी ही। और डाइक्रोमेट थे तो वो भी कहीं ना कहीं फिर बटेगा ना थोड़ा। तो दो अलग अलग टाइप के बन रहे हैं क्रोमियम के भी, एक येलो कलर का बन रहा है, एक ग्रीन कलर का बन रहा है, याद रखना है ये, ठीक है। तो इसको हीट करने पे ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे कौन कौन से कलर शो होता है, येलो और ग्रीन, ठीक है। येलो तो क्या है, Cr4 ही अपना क्रोमेट, और ग्रीन वाला याद रखोगे Cr2O3, क्लियर है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन लिबरेशन, इतना हुआ। और ये डेल्टा का साइन है मतलब हीट किया है, कहीं भी डेल्टा का साइन बना हुआ ऐसा तो समझ जाना, इसका मतलब हीट होता है केमिस्ट्री में, क्लियर। चलो अब इधर देखो, काम का उतना ही था, उसी चीज को अलग अलग घुमा फिरा के बार बार उसने यहां से लेके यहां तक लिखा है, सेम वही चीज। क्वेश्चन ये आएगा, फालतू की चीजें मैं इसमें लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि याद करने की बहुत चीजें आ जाएगी वरना, क्लियर। ऑन हीटिंग विद अल्कली, ये बेस, अल्कली को बेस बोलते हैं, ठीक है। अभी उधर क्या किया था अपन ने, एसिड से देखा था तो ये बन रहा था, बेस से बता दिया ना उल्टा बन जाएगा, तो वही लिखा है। ऑन हीटिंग विद अल्कली इट इज कन्वर्टेड टू क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये भी डाइक्रोमेट है, तो डाइक्रोमेट को अल्कली से जब करूंगा तो क्रोमेट में बनेगा ना, तो वही चीज उसने उधर लिखी है वापस से, सेम घुमा फिरा के, कि अल्कली से हीट करो तो कन्वर्टेड टू क्रोमेट, कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, ठीक है। ऑन एसिडिफाइंग, एसिड से जब करूंगा तो क्रोमेट कन्वर्ट होता है डाई में, तो कलर क्या हो जाएगा, येलो से ऑरेंज। मतलब दो ही क्वेश्चन है, क्रोमेट और वो उधर वाला क्वेश्चन, बस और कोई क्वेश्चन है नहीं इससे ज्यादा खास, ठीक है। अब बेस के साथ और एसिड के साथ रिएक्शन दिए, तो देखो ये तो हो गया थ्योरी वाला, पॉइंट में पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन जब रिएक्शन देके पूछेगा तो फिर अपन डर जाते कि यार ऐसी रिएक्शन तो कहीं याद ही नहीं की है, उसमें याद कुछ नहीं करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, KOH क्या होता है, बेस होता है ना, तो डाइक्रोमेट को बेस से रिएक्ट करूंगा, क्या ये रहा नीचे वाला डाइक्रोमेट, उसको बेस से रिएक्ट करता हूं तो ऊपर वाली चीज बनती है ना, तो क्या बन रहा है, क्रोमेट। और क्रोमेट कैसा होता है, येलो कलर का। आ रहा है समझ में कुछ, ठीक है। अब इसी चीज को वो आयनिक फॉर्म में लिख रहा है, पोटेशियम उड़ा दिया है यहाँ से तो -2 आएगा ना, 2 पोटेशियम थे तो 2 -2 लिख दिया, KOH बेस का बेस ही रखा, 2 पोटेशियम हटा दिए तो ऊपर -2 लगेगा, ये और वाटर। तो वो चाहे ये रिएक्शन दे चाहे ये रिएक्शन दे, तुमको समझ में आना चाहिए एक ही बात है, उसमें ये नहीं कि सर हमने तो ये पढ़ी थी, याद की थी, लेकिन ये कहाँ से आ गई, क्लियर है। तो इतना दिमाग लगा लेना। और ये बेस का है। अब सेम चीज एसिड के साथ लिख दी उसने, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, हाँ बेटा आ जाओ, कौन रिएक्ट कर रहा है दोनों में से, ऊपर वाला, अरे एसिड से रिएक्ट कौन कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, तभी नीचे वाला बन रहा है ना। और नीचे वाला, इस एरो को अगर ऐसे ऊपर बनाऊं तो ये बेस वाला था, बेस या अल्कली, क्लियर है। तो वही चीज लिखी कि एसिड में येलो कलर वाला जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ऑरेंज, और बनेगा क्या, डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट, एसिड, डाइक्रोमेट। अभी एसिड की जगह ऑब्लिक करके डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकता था, या फिर H+ भी लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी H+ लिख रहा है, कभी डाइल्यूट H2SO4 लिख रहा है, कभी एसिड लिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो बेस की रिएक्शन देखी, एसिड की देखी, क्लियर है, वही चीज बार बार, उसी को फिर सेम लिख रखा है पॉइंट में। इन अल्कली सॉल्यूशन क्रोमेट आयन दिखेंगे, अगर सॉल्यूशन अल्कली है तो उसमें शो क्या होगा, किसी भी चीज में बेस डाला तो फाइनल जो चीज बन रही होगी वो बनेगी क्या, तो क्रोमेट के आयन से तैरते हुए दिखेंगे ना। लेकिन मान लो अगर एसिड का सॉल्यूशन है तो एसिड के सॉल्यूशन में क्या बन रहा है, डाइक्रोमेट, तो एसिड के सॉल्यूशन में मेरे को कौन से आयन दिखेंगे, डाइक्रोमेट के। इन अल्कली सॉल्यूशन क्रोमेट आयन आर प्रेजेंट, येलो कलर। इन एसिडिक सॉल्यूशन डाइक्रोमेट आयन आर प्रेजेंट, ऑरेंज कलर।
वही चीज रिएक्शन के फॉर्म में वापस लिखी है, जो उधर का वो पोर्शन था ना उठा के वही लिखा है। डाइक्रोमेट में अल्कली मिलाएंगे तो क्रोमेट बनेगा, क्रोमेट जो था ऊपर उसमें एसिड मिलाएंगे डाइल्यूट H2SO4 तो क्या बनेगा डाइक्रोमेट, और इनके आयन शेयर है और दोनों के चार्ज कुछ चेंज नहीं हो रहे ना, +6 ही है, तो वो चीज भी याद रखना कि चार्ज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है +6, तो फिर भी ये कलर शो हो रहा है +6 होने के बाद भी, तो मैकेनिज्म क्या होगा चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। चलो अब उधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, इसका फोटो ले लो जल्दी। देखो अपने समझ लिया कि प्रोसेस क्या है बनने की, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बन रहा है क्रोमाइट से, ठीक है। क्रोमाइट में क्या मिक्स किया, वो सोडियम बेकिंग सोडा वाला और ऑक्सीजन मिक्स किया था, ये बना। फिर इससे एसिड अल्कली वाली चीज देखी, एसिड मिक्स किया तो ये अल्कली करेंगे तो वापस ऐसा बन जाएगा, कलर देखा, फिर यहाँ से इधर बन गया था, फिर उसको हीट वीट किया और वही एसिड बेस ही चलता रहा यहाँ तक आखिरी तक, ठीक है। अब अगले इसमें देखना है कि आगे के कुछ 2-3 पॉइंट्स और है, ठीक है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, दोनों बहुत ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकिन अनस्टेबल है, क्योंकि 3D में अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है, +6+1 स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए क्या है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वही पॉइंट लिखा है कि एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, क्लियर है। और एसिडिक मीडियम क्या होगा, डाइल्यूट है, ये याद रखना। H2SO4 तो समझ में आता है, लेकिन डाइल्यूट पूछता है, वो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे ऑप्शन देता है, तो फिर वहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, डाइल्यूट ही है, क्लियर है। इसके पहले भी डाइल्यूट आया था, यहाँ भी डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड कहीं नहीं आया अभी तक, ठीक है। अब देखो ये क्या डाइक्रोमेट है ना, 2 क्रोमियम है, तो उसका +6 है। एसिड में जब मैं इसको डालूंगा तो वो देखो एसिड में क्या बोला पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया होगा और उससे इलेक्ट्रॉन लेके खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर ली है, तो +3 में फिर भी ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज से जब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो उसके लिए तुमको एक चीज नहीं सीखना है, तुम सबके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 क्रोमियम का +6 लिखा है ना मैंने, लेकिन 2 क्रोमियम का कितना आएगा 12, क्योंकि ओरिजिनली 2 दिए है ना, तो 2 क्रोमियम का कितना है 12, जिसका मतलब कंपेयर कर रहे हैं जो पहले वाला, उसके कंपेयर में चीजें इधर देखी जाती है, ठीक है। ये 1 क्रोमियम का कितना है +3, तो 1 क्रोमियम का कितना है +3, तो 2 का कितना होगा +6, क्योंकि इधर जब 2 क्रोमियम थे तो उधर भी 2 बनेंगे ना, कहीं भले अलग अलग बन रहे हो लेकिन 2 तो बनेंगे। तो इधर अगर 2 का 12 जा रहा है तो इधर 1 का 3 है तो 2 का 6, तो चेंज कितने का आया 6 का चेंज आया ना, ठीक है। तो ये चेंज हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, ये जब तुम इक्विवेलेंट वेट पढ़ोगे ना आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ बहुत लगते हैं, तो वहाँ ऐसे ही निकाले जाते हैं। अगर इसका पूछे तो इसका x = 3 है, तो फिर इसका x = 6 रखते और फिर चेंज देखते हैं। लेकिन इसका पूछ रहा है ना कि ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर रहा है सामने वाले को, तो इसके हिसाब से मेरे को सामने वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका पूछता तो इसके हिसाब से मैं इसको कन्वर्ट करता कि इसका 2x 12 है तो फिर इसका x 6 होता, तो कितना आ जाता 3 आ जाता ना। तो इसके हिसाब से इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 3 आएगा, इसके हिसाब से निकालूंगा तो 6 आएगा। अपने को ये दिया है तो इसलिए मैंने अभी ये 6, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से सीख जाओगे, बहुत एग्जाम्पल है वहाँ से, क्लियर है, ठीक है। और उसमें इक्विवेलेंट वेट में ये होता है कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी, एक फॉर्मूला होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट का। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, अभी छोड़ दो, मॉलिक्यूलर वेट जो भी होता है डिवाइड विद वैलेंसी, वैलेंसिया जो भी चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना का चेंज था +6, लेकिन ये तो 2 का था ना, और यहाँ +3, तो मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा ना अलग अलग चीजों में, इधर 2 का देख रहा हूँ इधर 1 का देख रहा हूँ, फिर बोलो कि वैलेंसी 3 की चेंज हुई है, ये तो गलत है। इधर अगर 2 का है तो इधर भी मेरे को 2 में ही देखना पड़ेगा, तब जाके मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि कितना वैलेंसी में चेंज आ रहा है। तो ये वही किया है कि 6 का वैलेंसी का चेंज आ रहा है, तो इसका जो भी वेट होगा वेट डिवाइड विद 6 कर दूंगा तो इक्विवेलेंट वेट आता है। क्या होता है यहाँ कुछ पूछेगा नहीं वो, बस ये 6 याद रखना है तुमको, क्लियर है, ठीक है। अब बोला ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को क्या करता है ऑक्सीडाइज, ठीक है। अगर ये Fe+2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Fe+2 को क्या कर देगा ऑक्सीडाइज, तो इसको ऑक्सीडाइज करके +3 में कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। आयोडीन माइनस है तो आयोडीन माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा तो आयोडीन 0 में जाएगा ना, क्योंकि माइनस वाली चीज इधर ऑक्सीडाइज होती है, बताया था बार बार, इधर -0 इधर प्लस, तो इधर वाली चीज इधर आता मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो आयोडीन में यहाँ पे कितना है 0 है ना, कुछ नहीं दिया है तो 0, तो माइनस से काय में जा रहा है 0 में, तो ऑक्सीडाइज किया। तो जब इसको इसके साथ लिखूंगा तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको जब H2S के साथ लिखा
तो भी ऑक्सीडाइज क्या, देखो F का कुछ नहीं दिया तो क्या है 0, लेकिन यहाँ पे F का क्या -2 है ना, 2H + 2 के साथ निकलेंगे तो इस F का -2 आएगा। क्लियर है? तो -2 से कहाँ जा रहा है 0, -2 इधर था, 0 इधर है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो अगर Cr2O7 -2 + H2S करूँगा तो क्या बना देगा इसको, ये बना देगा। क्लियर है? वही चीज अगर टिन को साथ रिएक्ट करेगा तो टिन को +4 में कर देगा। अब ये चारों के साथ मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, लेकिन एक एग्जांपल लिखा है समझने के लिए। ये क्या है, डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट लिखा। डाइक्रोमेट सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो सामने इनमें से कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ये चार एग्जाम्पल अपने बुक में दिए हैं इसलिए। तो Fe+2 है। अब इसने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज, तो देखो कर दिया ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस। तो इसका काम यही है ना कि सामने, क्योंकि इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सिंगल क्रोमियम का +6 से +3 में पहुंच गया, तो खुद रिड्यूस हो गया, और इसको +2 से +3 में पहुंचा दिया, तो ऑक्सीडाइज कर दिया। ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस समझ में आ रहे हैं क्या है सभी को आखिरी तक? ठीक है, चलो ये समझ में आया। इतना क्या है, एक्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये चीजें, इतनी ही काम की अपने को। ठीक है, अब इधर सारे एक टेस्ट आता है, वो बस इतना पूछेगा कि ये टेस्ट शो कौन करता है। टेस्ट क्या होता है कोई नहीं पूछ रहा। एक होता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, तो पूछे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कौन शो करता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। वो टेस्ट में क्या होता है, क्या बनता है, पीपीटी बनेगा नहीं बनेगा नहीं पूछता। तो फालतू की बार बार रिएक्शन लिख के याद करने का मतलब नहीं, अपने को बस इतना पता होना चाहिए कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट शो करता है। क्लियर है? शोज दी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बस। और कौन शो नहीं करता, टेस्ट ऑफ क्लोराइड, हाँ ये है क्या, क्लोराइड आयन का टेस्ट है पहली चीज तो, कि क्लोराइड आयन किसी चीज में प्रेजेंट है नहीं है। वो क्लोराइड ऑफ ये AgCl, HgCl2 जो भी है, PbCl और FnCl2, ठीक है, इनके क्लोराइड शो नहीं करते हैं। बाकी सभी के क्लोराइड्स क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट शो करेंगे इसके साथ। क्लियर है? तो ये देखना, डू नॉट गिव, ये याद रखने हैं। ठीक है, ये चार क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आएगा तो टेस्ट देता है। बस वो ऑप्शन देके ये पूछेगा कौन शो करता है कौन नहीं करता, तुमको आना चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ये जो अपन ने पढ़ा ना स्टार्टिंग से, डाइक्रोमेट बनाने के लिए पहले क्रोमेट बनेगा फिर डाइक्रोमेट बना, तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर भी पूछता है कि कैसे होते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्वेश्चन है वही लिखे हैं मैंने यहाँ पे, फालतू की रिएक्शन लिखी नहीं है एक भी। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट और डाइक्रोमेट, क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CrO4-2, सिंगल है ना क्रोमेट। और डाइक्रोमेट का क्या होता है, Cr2O7-2। ठीक है, तो CrO4-2 तो क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और 2 माइनस है तो 2 ऑक्सीजन तो सिंगल डंडे के साथ ही जुड़ते हैं, बताया जहां भी माइनस आएगा ऑक्सीजन को सिंगल डंडे से जुड़ता है। तो 2 है तो 2 मैंने सिंगल डंडे से जोड़ दिए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे और 2 ऑक्सीजन बचे थे, तो डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, क्योंकि ये माइनस कहां से आया होगा, K2 था ना, तो K+ यहाँ लिखते हैं बट मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ये K+, कोई मतलब नहीं हो लिख के। हमेशा अपन H+ लिखते हैं, OH से H हटता है तो माइनस आता है, यहाँ पोटेशियम आ गया तो ओके ऐसा लिख देते हैं। क्लियर है? तो कभी ये भी शो हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, वही यही है। ठीक है, इतना समझ में आए? अभी रेजोनेंस में जा रहा होगा ना, ये माइनस है बताया था, या तो प्लस या माइनस डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट में आया तो रेजोनेंस में जाता है। तो ये डंडा टूटेगा, उधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उधर खींच लेगा। इधर देखना बेटा सारे, ये उधर टूटेगा माइनस, इस पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेगा और इस पे माइनस आ गया। अब ये इसके साथ रेजोनेंस में चले जाएगा। तो रेजोनेंस में बताया था सारे बॉन्ड सेम होते हैं, सिंगल डबल सब सेम हो जाते हैं। तो इसमें चाहे इस, मान लो इसको मैंने बोला y बॉन्ड लेंथ, इसका बोला x बॉन्ड लेंथ, तो x और y की बॉन्ड लेंथ सेम होती है रेजोनेंस की वजह से। क्लियर है? तो वही लिखा है बॉन्ड लेंथ ऑफ x = y, किसमें, क्रोमेट आयन में। लेकिन वही चीज डाइक्रोमेट में थोड़ी अलग होती है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे। क्लियर है? इससे ये आएगा, या तो ये स्ट्रक्चर देगा या फिर इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे अमोनिया में लिखते हैं कि 3 हाइड्रोजन और एक कोऑर्डिनेट से बना के फिर उस पर प्लस माइनस, या फिर ऐसा करते हैं पूरे ब्रैकेट के बाहर
प्लस लगाते हैं, बाकी सबको डैश 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 ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्रोमेट को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि सभी को सिंगल डंडों से ऐसे जोड़ दिया और बाहर -2 कर दिया। तो यहाँ तो ये स्ट्रक्चर है तो भी सही है, ये आता है तो भी सही है। क्लियर सभी को? ठीक है। अब वही चीज आती है डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7 -2, 2 क्रोमियम है ना, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, 7 ऑक्सीजन है ना, तो 3 इसको मिल गए क्रोमियम को, 3 इसको मिल गए। एक जो बचा है वो दोनों के सेंटर में रहेगा वर्टेक्स पे। क्या हो गया जोशी, कोई दिक्कत? फिर बेटा पढ़ लिया ना, चलो। डाइक्रोमेट, ठीक है। डाइक्रोमेट में क्या हो रहा है, 3 ऑक्सीजन इसको दिए, 3 ऑक्सीजन इसको दिए, एक जो सेंटर में ऑक्सीजन बच रहा है वो इन दोनों में शेयरिंग में जाता है, कॉमन। ये अपन ने बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स पढ़े थे, तो ऑक्सी एसिड्स में ये चीज पढ़ी थी ना, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, तो बीच में डंडा खींच के ओ डंडा ऐसा पर वाले बॉन्ड बना रहे थे। कहीं 2 बच रहे तो 2 बीच में बना दिए थे। तो वैसे यहाँ पे जो 7वें का 1 बच रहा है, ये दोनों के बीच में शेयरिंग में चले जाता है। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, ये क्रोमियम, 2 क्रोमियम बना है, 1 ऑक्सीजन शेयरिंग में गया, 3 है इनके पास, 3 इधर बना दिए और 3 इधर बना दिए। क्लियर है? ये जो पूरा डब्बा बनाना है इस पे और फिर -2 ऊपर मार देना, क्योंकि सिंगल डंडों में ऐसे ही होता है। ये मतलब समझ गए ना, ये कर देना, ठीक है। क्लियर है? सेकंड में वो डब्बे नहीं भी बनाओ, मतलब उसका कोई काम नहीं, वैसे मत मिटाओ ना, क्या जरूरत है, ठीक है। बस इसमें बना लेना ये, और ऊपर -2 लिखना है, ठीक है, डब्बा बना के। वो इसीलिए बना है। जब भी ऐसे सिंगल सिंगल सारे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए तो चार्ज कहाँ गया, फिर चार्ज मैंने ऑक्सीजन पे नहीं रखा ना, तो ओवरऑल डब्बे के ऊपर रखना ही पड़ेगा। और अगर ऑक्सीजन पे रख रहा हूं तो फिर बचे हुए को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया मैंने। यहाँ भी सेम यही किया था कि सबको सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन की हम बाहर रख दिया, तो फिर यहाँ पे तुम देखो ना वैलेंसी कहाँ पूरी हो रही है, ऐसा इसीलिए यहाँ रखा हुआ है वो, तो उससे मतलब कंपनसेट हो रही चीज है। अब यहाँ एक सिंगल ऑक्सीजन पे रख दिया तो समझ में आएगी, इसका एक बॉन्ड इस माइनस की वजह से हटाया वो प्लस का, तो समझ में आ रहा, और बचे हुए सारे को डबल डबल से किया है। और वही चीज जब इधर आई है तो इधर देखो, ये ऑक्सीजन माइनस में, ये ऑक्सीजन माइनस में, इसके तो 2 वैलेंसी पूरी हो रही है इधर से और इधर से, और बाकी सारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसमें सारी वैलेंसीज कंप्लीट है। इसमें नहीं दिख रही ना मेरे को वैलेंसी कंप्लीट, सिंगल जुड़ता ही नहीं कभी ऐसा, तो इसीलिए ऊपर -2 रखा है उसमें पूरे में। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर आ सकते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है, 2 टेट्राहेड्रल जुड़े हैं ना आपस में, तो देखो 2 टेट्राहेड्रल दिख रहे हैं, 3 डंडे नीचे और एक ऊपर ये झंडा, और फिर इसी को मैंने बना दिया टेट्राहेड्रल। तो 2 टेट्राहेड्रल आपस में कॉमन वर्टेक्स ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अरे वर्टेक्स मतलब कोना है यार इसका, ठीक है। तो कॉमन एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए कोने से, ठीक है। अब इसमें जब बॉन्ड लेंथ पूछता है, एंगल नहीं पूछेगा, बॉन्ड एंगल ठीक है 126 याद रहे तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेट्राहेड्रल का होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये 126 है, तो इस टेट्राहेड्रल के आपस के पूछे तो वो 109 डिग्री है, इसके पूछे तो आपस के 109, लेकिन इस ऑक्सीजन का पूछे आपस में कितना है दोनों से, तो वो उससे ज्यादा ही है 126। क्लियर है सभी को? ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पूछेगा ना बेटा, तो ये जो CrO, ये जो कॉमन ऑक्सीजन जा रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू ये CrO वाले की। क्लियर है? इसको मैंने Y लिखा है, इसको X लिखा, बॉन्ड लेंथ ऑफ X ज्यादा होती है Y। यहाँ पे देखो ये वाले जो बॉन्ड है ना दोनों, ये बॉन्ड की लेंथ लंबी होती है कंपेयर टू ये बाकी सारे ऑक्सीजन और क्रोमियम के बॉन्ड के। क्लियर है? देखो ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें ये डंडा इससे रेजोनेंस में चले जाएगा, ये इससे भी रेजोनेंस में जा सकता है, ये इससे रेजोनेंस में चले जाएगा, ये इससे रेजोनेंस में जा सकता है। ये सेंटर वाला ऑक्सीजन के डंडे रेजोनेंस में जाएंगे क्या? तो रेजोनेंस में अगर कोई चीज जा रही है तो सिंगल डबल सेम जा रहे हैं ना, फिर तो सिंगल बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू डबल के, या फिर इधर देखो सिंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी डबल के, या फिर मान लो अगर वो रेजोनेंस में भी जा रहा है तो एक ऐसा और एक डॉट 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 होगा ना, ये रेजोनेंस वाला,
तो सिंगल ही ज्यादा होगी ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल भी रेजोनेंस में नहीं जा रहे, तो इनकी बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा ही होगी कंपेयर टू इन तीन और इन तीन के, क्योंकि वो रेजोनेंस में चले जाएंगे तो कंपेयर छोटे हो जाते हैं बॉन्ड। क्लियर है? तो इससे क्वेश्चन आता है कि इसमें इनकी बॉन्ड लेंथ पूछता है CR वाले के इनकी और इसकी, तो इसमें ये वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है इससे, और इसमें बराबर होता है क्योंकि इसमें चारों ही रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो कोई सा ऐसा अलग से बचा नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना दोनों के, क्वेश्चन आया था इसीलिए बोल रहा हूँ। इसमें बॉन्ड लेंथ सेम है, इसमें सेंटर वालों की ज्यादा है। अब जो पॉइंट मैंने बोला ना कॉमन शेयरिंग ऑक्सीजन, ये वो वही पॉइंट लिखा हुआ नीचे। टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? ठीक है, दिख भी रहा है। चलो, इन CrO4 माइनस आयन क्रोमियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये CrO4 माइनस हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा। ऑल CrO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, सारे CrO सेम है इसमें। ठीक है, काई में इसमें। अगला वाला देखो, Cr2O7 माइनस 2 है, इसमें भी बहुत सारे CrO बॉन्ड है ना, लेकिन इसमें चीजें अलग जाएगी। इन CrO द 2 CrO बॉन्ड्स विच शेयर एन ऑक्सीजन एटम, ये 2 CrO बॉन्ड विच शेयर ऑक्सीजन एटम एट द वर्टेक्स, बट कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोना होता है। ठीक है, एट द कॉमन वर्टेक्स ऑफ 2 टेट्राहेड्रल यूनिट। समझ में आ रहा है ना यार सब? ठीक है, आर लॉन्गर, ये वाले बॉन्ड लंबे होते हैं, ये CrO वाले जो कॉमन वर्टेक्स पे शेयर हो रहे हैं, देन दी अदर CrO बॉन्ड, अदर 6 इक्विवेलेंट, ये 6 बराबर है ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सब रेजोनेंस में जा रहे हैं तो उनके बॉन्ड लेंथ बराबर है कंपेयर टू ये दोनों। ठीक है, तो 6 हैं जो बराबर हैं और बाकी 2 अलग हैं। ओके, और कॉमन वर्टेक्स पे जो 2 हैं वो ज्यादा है। क्लियर है? समझ में आया है? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? क्वेश्चन वो यही पूछेगा कि क्रोमेट में बॉन्ड लेंथ CrO की क्या होती है, डाइक्रोमेट में कैसे होती है, अलग होती है, सेम होती है तो क्यों होती है, एसिड में काई में कन्वर्ट होगा, बेस में काई में कन्वर्ट होगा, ये सारे पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट और बचे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से, वो लिख के और फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेटा इसका फोटो ले लो उधर वाले, जल्दी फटाफट। आज ये खत्म, फिर मतलब पढ़ाओ तो वो पॉइंट भी चुका हूँ, बट लिखवाना है, एक कलर वाला पॉइंट लिखवाना है और एक टाइट्रेशन वाला आता है इससे। 2 पॉइंट और बचे थे वो समझाने मुझे। ठीक है, अब ये टॉपिक स्टार्ट होने के पहले ही बता चुका था कि K2Cr2O7 और KMnO4 में अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उनके डी पूरे खाली हैं, तो वो डी ट्रांजिशन की वजह से तो कलर शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके कलर शो करने का रीजन क्या है? उनके आसपास जो ऑक्सीजन लगे हैं वो उनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म, बता दिया था कलर वाले में। तो उन्हीं की वजह से दोनों कलर शो कर रहे हैं, क्रोमेट भी और डाइक्रोमेट भी। तो पहला पॉइंट उसी का लिखा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो लिखा है, टाइट्रेशन वाला मेथड करते हैं ना अपन, तो बस उसी का एक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, क्या वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन है। टाइट्रेशन यही है ना कि कितने में इतना मिलाया तो कलर गायब होता है। पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, वहाँ पिंक कलर वायलेट कलर आता है। ठीक है, तो वो उसका पोटेशियम परमैंगनेट वाले का, लेकिन समझ लो उसको भी सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन मतलब टाइट्रेशन, उसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें बोल रहा है कि डाइक्रोमेट तो ये भी है और सोडियम का भी डाइक्रोमेट है, तो मुझे तो सिर्फ क्रोमेट वाली चीज से मतलब था ना। अब वो पोटेशियम का डाइक्रोमेट है, सोडियम का मेरे को क्या करना। क्लियर है? तो लेकिन फिर भी मैं पोटेशियम का डाइक्रोमेट प्रीफर करता हूं बजाय सोडियम के डाइक्रोमेट के। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का जो डाइक्रोमेट होता है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, हाइग्रोस्कोपिक जो वर्ड यूज किया इसने वो है, और सोडियम का जो डाइक्रोमेट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है खुद में। तो अगर वो खुद में पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो तुम एग्जैक्ट बता नहीं पाओगे ना कि कितनी पानी ऐड करने पर डाइल्यूट हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। अगर वो खुद ही एब्जॉर्ब करने लग जाएगा तो समझ में आई ये चीज? हाँ, तो अरे कलर दोनों ही दे दें, लेकिन ये पानी को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी लगेगा फिर तुमको, वो खुद भी एब्जॉर्ब करते जा रहा है, तो तुमको नहीं पता लगे ना कितने पानी पे डाइल्यूट होगी एग्जैक्ट चीजें, क्योंकि अपन उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं और फिर मेजर करते हैं कि हाँ ये ड्रॉप बस आई तो अब इतने पे कलर चेंज हुआ है। तो अगर ये खुद ही जो सॉल्यूशन बीकर में रखा है वो खुद ही उस पानी को एब्जॉर्ब करते जा रहा है उसमें से, तो फिर तुमको नहीं पता लग पाएगा, वो बहुत देर तक कलर ही मतलब चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए फिर ये वाला प्रीफर करते हैं क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, तो वही 2 पॉइंट इंग्लिश में लिखे। इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट हैव D0 कॉन्फ़िगरेशन, ये बताया था D0 और D10 दोनों। ठीक है, हैव दे कलर, क्या लिखा है
D0 कॉन्फ़िगरेशन, द कलर इज नॉट ड्यू टू DD ट्रांसमिशन, लेकिन बट इट इज ड्यू टू द चार्ज फ्रॉम ऑक्सीजन एटम जो साइड में है वो सेंट्रल एटम को देते हैं, बता दिया, फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टू मेटल एटम या लिगेंड साइड वाला और सेंट्रल मेटल है, ठीक है। एंड इसमें भी CrO2Cl2, इसमें भी देखो क्रोमियम कितने में, +6 में, इसमें भी +6 में, इसमें भी +6 में, ये देखो ना, 2 ऑक्सीजन के तो 4 और 2 क्लोरीन के 6, तो इसमें भी 6 में, तो इसमें भी सेम चीज CrO2Cl2 में भी क्या हो रहा है, DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो नहीं हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से, क्योंकि ये भी अपनी हाईएस्ट में, तो सारे इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, तो इसलिए ये तीनों में क्या आएगा, चार्ज ट्रांसफर, ये और ये रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर। क्लियर है। अगला पॉइंट, ये सब क्वेश्चन से बेटा ना। अगला ये जो पूछा जाता है कि K2Cr2O7 इज प्रीफर्ड, ये ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं बजाय इसके Na2Cr2O7 एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन मतलब हो गया अपना टाइट्रेशन, ठीक है, बिकॉज Na2Cr2O7 इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब लिख लेना, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। अब वो खुद पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर नीचे करेगा ना, तो उससे फिर एग्जैक्ट पता नहीं कर पाओगे कि कितने पे कलर चेंज आ रहा है। और फिर लेकिन बजाय इसके भाई, और ये तो बार बार लिख चुके थे बहुत बार, तो वही और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है K2Cr2O7। अब इसके जैसा एक और कंपाउंड है KMnO4, वो बचा है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। चलो, तो सेकंड वाला अपना कंपाउंड कौन सा था, अपने क्रोमियम का पढ़ लिया, ठीक है। अब एक मैंगनीज, इसके आगे और भी है, वो ऊपर नहीं पढ़ेंगे, अपना लास्ट कंपाउंड जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट। तो इसका कलर क्या है, P से P याद रखोगे, पर्पल, ठीक है, जो भी तुमको याद रखना हो, पर्पल पर्पल, जो भी तुमको जितनी अंग्रेजी आती है उसके हिसाब से लगा लेना, ठीक है। P से P याद रखना ना, ठीक है, तो इसका कलर याद रह जाएगा, ठीक है। लिखा, यही है, ठीक है। चलो, KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। दो चीजें आती हैं, परमैग्नेट और बाद में एक बार कन्वर्ट होगा तो मैग्नेट वाली चीज बनेगी। तो परमैग्नेट, मैग्नेट, ये जैसे उधर था ना डाइक्रोमेट और क्रोमेट, इधर परमैग्नेट और मैग्नेट, ये दो चीजें चलेगी बार बार, ठीक है। तो ये बनेगा कहीं से, वो वाला कहीं से बन रहा था, क्रोमाइट ओर। ये किससे बन रहा है, पायरोलुसाइट मिनरल या पायरोलुसाइट ओर, जो भी बोलो, ठीक है, पायरोलुसाइट ओर या पायरोलुसाइट मिनरल। तो इसका और क्या हो गया, पायरोलुसाइट मिनरल। ये पूछता है, डायरेक्टली पूछता है ये कहीं से बन रहा है। इसमें भी देखो वही P, ठीक है, ऑप्शन आएगा तो मैच कर लेना, सारे PP वाले ही हैं। चलो, अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन कैसे रहा है। पायरोलुसाइट क्या होता है, MnO2 होता है, ठीक है। इसमें क्या किया इसने, KOH डाला, K2CO3 और एयर, और हीट किया। उसमें भी रिवर्बरेटिव फर्नेस में हीट कर रहे थे, ऑक्सीजन दी थी और वो क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 वो डाला था, ठीक है। यहाँ क्या डाल रहा है, वो Na2 नहीं है, K2CO3 है, वहाँ Na2CO3 था, यहाँ पे क्या है, K2CO3। तो K2CO3 और KOH तो बेस है, तो एक बेस डाला, ऑक्सीजन और हीट किया उसके साथ, क्लियर है। तो क्या बना अपना K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ये ग्रीन कलर का है, ये पर मैग्नेट नहीं है ना, याद रखना। पहले क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट, और किस कलर का, ग्रीन कलर का, MnO4-2, MnO4-2, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, ओजोन और CO2 से रिएक्ट करवाया, तो क्या बना, पोटेशियम परमैग्नेट। ये किस कलर का है, पर्पल, ओहो हो। चलो इधर देखो, इसको MnO4-, तो तुमको ये याद रखना है कि मैग्नेट किसको बोलते हैं, MnO4-2, और पर मैग्नेट किसको बोलते हैं, MnO4-। क्लियर है, पर मैग्नेट और मैग्नेट। तो पर वाले में अपन ने अभी तक पढ़ा था ना, अभी तक जहां भी ये पर एसिड वाली चीजें आ रही थी, मतलब सिंगल ऑक्सीजन रहता है और साइड में डंडे रहते हैं, तो एक सिंगल माइनस रहे तो समझ जाना पर वाला है, इसे याद रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कभी भी परऑक्सी बॉन्ड या ऐसी चीजें आती है तो उसमें बीच में ऑक्सीजन, इधर एक बॉन्ड और फिर कुछ चीजें लगी रहती है, तो इसको बोलते हैं पर वाले, पर ऑक्सो एसिड या ऐसी चीजें। तो एक सिंगल ऑक्सीजन आता है ना बीच में, तो यहाँ अगर सिंगल माइनस आ रहा है तो उससे याद रख लेना कि पर मैग्नेट में सिंगल माइनस आता है और मैग्नेट में 2 माइनस आते हैं। है तो वो भी MnO4, ये भी MnO4,
लेकिन वहाँ 1 माइनस के साथ या 2 माइनस के साथ है, तो ये डिफरेंस है। क्लियर है सभी को? ये आता है ना। फिर वो पूछता है कि पर मैग्नेट का कलर क्या है, पर्पल, मैग्नेट का क्या है, ग्रीन। देखो फिर वही चीज आ गई है, पर मैग्नेट का पर्पल, देखो तुम भी मेरे ठीक है, पर मैग्नेट का ये, और मैग्नेट का क्या है, ग्रीन। तो इसको तो याद ही रखना है, कोई डाउट तो नहीं है। ये प्रिपरेशन खत्म हो गई। अब कमर्शियली कैसे बन रहा है, लैब में कैसे बन रहा है, दोनों चीजें अलग है। देखो लेबोरेटरी में कोई चीज बहुत कम अमाउंट में बनानी रहती है, बस टेस्टिंग के लिए। लेकिन कमर्शियल मतलब फैक्ट्री में जाओ, सब मतलब मार्केट में बेचने के लिए। तो कमर्शियल लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे चीजें बनती है, और लेबोरेटरी में छोटे से लेवल पे बनेगी रिएक्शन करने के लिए। तो कमर्शियल लेवल पे कैसे बनाते हैं, कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ MnO2। कमर्शियली कैसे बना रहे बेटा, ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी कमर्शियल वाली है, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, फ्यूजन ऑफ MnO2, MnO2 को कहीं से फ्यूज किया, इन चीजों से, विद KOH, साथ में गर्म किया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। तो ये जो है ना इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन है, वो ओजोन के साथ क्लोरीन और CO2 जो है, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऑक्सीडेशन किया है। यहाँ गर्म करके ऑक्सीडेशन कर रहा है, वहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन अलग होता है, ये वाला अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने किया फ्यूजन ऑफ ये विद KOH फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। तो क्या बनेगा, ग्रीन वाले से फिर फाइनली इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन पे पर्पल वाला बन जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना MnO4- से MnO4- और एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। क्लियर? ठीक है। अब वही चीज लैब में जब बनानी, तो लैब में छोटे अमाउंट में बनानी रहती ना, तो लैब में कोई ना कोई ये पाउडर डाला, ये केमिकल डाला, 1-2 ड्रॉप डाले और कन्वर्ट कर लिया, तो वैसे बनाया। इन लेबोरेटरी मैग्नीज 2 आयन जो भी होता है, मैग्नीज 2 आयन का सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट। सिर्फ याद कर लो क्या होता है, फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पर ऑक्सो डाइसल्फेट से ऑक्सीडाइज करते हो, सीधा पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपने पास क्या था, मैग्नीज 2 का सॉल्ट था, मतलब मैग्नीज किसी के साथ मिक्स है, उसमें चार्ज कितना है, +2 है। उसमें मैंने ड्रॉप डाली 3-4 खाई की पर ऑक्सो डाइसल्फेट की, और खाई में कन्वर्ट हो गए डायरेक्टली वो पर मैग्नेट में। तो ये चीज़ तो मैं टेस्ट ट्यूब में भी हो गई होगी ना, कोई छोटे बीकर। तो ये हो गया लेबोरेटरी लेवल पे। लेकिन फर्नेंस वाली चीज़ की एयर होना चाहिए, गर्म करना चाहिए, फिर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, तो उसमें करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी। तो कमर्शियल मेथड पे ज़्यादा अमाउंट में भी बनता है और इतना सारा तामझाम है। क्लियर है? ठीक है। कलर कैसा होता है इसका, K2Cr2 KMnO4 का पर्पल, ठीक है। गुड। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी ना, उसमें क्या बोला था अपने, गर्म पानी में वो बहुत अच्छे से घुल जाता है, ठंडे में इतना नहीं घुलता, ठीक है। उसके पास चार्ज कितना था, +6, इसके पास कितना है, +7। तो कंपेयर्ड, अगर वैसे तो ये बॉन्ड कम बनाएगा, बट ठीक है, अगर ऐसे देखो उसमें +6 है तो ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, इसमें +5 है, तो ये वैसे तो हाफ फील्ड में स्टेबल है, तो बॉन्ड इतने बनाएगा नहीं, लेकिन बनाए भी तो +5 ही बनाएगा ना, +5 है, +7 है, मतलब अनपेड के हिसाब से देखोगे तो फिर वो चीजें अलग चली जाएगी। इसमें ऐसे देखो तुम लोग कि इसमें कितना है, +7 है, उसमें कितना था, +6 था, तो +6 कम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगी ना। अरे +6 इलेक्ट्रॉन दिए तो फिर 6 बॉन्ड बना पा रहा होगा, +7 है तो 7 बॉन्ड बना पा रहा होगा ना। तो इसने ज्यादा बॉन्ड बनाया, तो इसको गर्म पानी में भी डालोगे तो उतना नहीं घुल पाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे ना इसके साथ है। तो इसने बोला फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड एंड हॉट वाटर, मतलब ऑलमोस्ट बराबर, जितना गर्म में घुल रहा होगा उतना ही ठंडे में भी घुल रहा है, और कम घुल रहा है, इतना ज्यादा नहीं कि गर्म में अच्छा घुलेगा ठंडे में कम, ऐसा कुछ नहीं इसके साथ, ठीक है। तो फेयरली सॉल्युबल इन बराबर कोल्ड और हॉट वाटर में बराबर सॉल्युबल होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको भी गर्म करने पे देखो, इसमें भी 4 ऑक्सीजन है ना, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन तो लिबरेट होगी, तो वही लिखा है व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इट डिकम्पोजेस इवॉल्विंग ऑक्सीजन। सेम देयर ऑल्सो, वहां भी यही हो रहा था कि उसको भी गर्म करने पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रही थी। क्लियर है? और 2 क्रोमियम के अलग अलग बन रहे थे, है ना, एक ग्रीन कलर का और एक और दूसरा कलर था, ठीक है। व्हेन हीटेड विद अल्कली, देखो बेस के साथ जब इवॉल्व करेंगे तब भी ऑक्सीजन लिबरेट होती है इसमें, बेस के साथ गर्म करने पे भी ऑक्सीजन लिबरेट होती है, और नॉर्मली गर्म करने पे भी ऑक्सीजन लिबरेट होती है। क्लियर है? ऑन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कुछ डिफरेंस पता लगा? पहले वाले में जो दोनों जितना भी था वहां कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड आया ही नहीं था, 2 जगह आया था और दोनों जगह डाइल्यूट था, यहाँ है कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। ये लिख कर देना इसको ऐसा, ठीक है।
कि यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। KMnO4 इफ टेकन इन एक्सिस बहुत ज्यादा लेंगे तो इट फॉर्म्स मैंगनीज हेप्टोक्साइड विद ये क्या है, पर मैंगनील सल्फेट विद डिकम्पोज एक्सप्लोरेटिंग, कोई मतलब का नहीं इतना, तुम तो इतना देख लो बस। ये एक्सिस में लेंगे अगर, पर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, ये चीज पता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्सप्लोसिव होता है थोड़ा, एक्सप्लोसिव नहीं बोलेंगे तो वो क्या बोलते हैं, कोरोसिव तो होता है, कोरोसिव होता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कहीं भी जगह गिर गया, ड्रॉप भी, जल जाएगी वो चीज, ठीक है। तो उसमें अगर तुम कोई चीज एक्सिस में डाल रहे हो तो कुछ तो रिएक्शन होगी ना, ऐसे ब्लास्ट वाली जैसी, तो बस ये भी ऐसे मतलब क्या लिखा है, एक्सप्लोसिवली ऑन हीटिंग, ये बनता है ऑन एक्सप्लोजन पे, जैसे उसमें डाला एक ब्लास्ट होगा और बन जाएगा। तो ये एक्सिस KMnO4 में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा तो Mn2O7 बनता है एक्सप्लोजन पे। क्लियर, ये पॉइंट नहीं भी याद रहेगा चल जाएगा, बस इतना याद होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला था, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट है कि रोल क्या है इसका, एज ए डिसइंफेक्टेंट और जर्मिनिसाइड में भी काम आता है, बैक्टीरिया को मारने वगैरह में, ठीक है, उनके स्पोर्स को मारने में, ठीक है। ऑन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रिवेंट स्टील कलर्ड, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है +7 में, फिर भी कलर्ड शो कर रहा है, तो इसका रीजन भी वही होगा, चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म। कलर्ड अपीयर्स ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT लिखा था, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। बिहेव्स एज द सेल्फ इंडिकेटिंग वेरियस टाइट्रेशन, KMnO4 को तो टाइट्रेशन करते हैं अपन स्कूल में, है ना, तो ये वो कलर शो करता है कि पर्पल से पिंक में या कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सेल्फ इंडिकेटिंग वेरियस टाइट्रेशन की खुद ही, मतलब इसका कलर क्या होता है, पिंक होता है, इसमें कुछ ड्रॉप डालते रहते हैं अपन और फिर इसका धीरे धीरे कलरलेस हो जाता है, तो अपन मेंशन कर देते हैं कि हाँ पहले KMnO4 पर्पल था या पिंक था और उससे धीरे धीरे कलरलेस हो गया। तो ये सेल्फ इंडिकेटिंग है ना, इसका खुद का कलर चेंज हो रहा है, सामने वाले का कलर चेंज नहीं करवा रहा है, ये खुद पहले पिंक था और उसका बाद में कलर डिसअपियर हो गया। तो सेल्फ इंडिकेटिंग टाइट्रेशन में काम आता है, ठीक है, बिहेव विद सेल्फ इंडिकेटिंग वेरियस टाइट्रेशन, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जैसे K2Cr2O7 था, तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो इसकी एसिड में, बेस में और न्यूट्रल में रिएक्शंस पूछता है और उनके इक्विवेलेंट्स पूछता है कि कितना वैलेंसी का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपन वैसे रेडॉक्स में भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, बट यहाँ भी मैं लिखवा देता हूँ एक बार, ठीक है, बस फिर ये खत्म हो जाएगा, एक बोर्ड और बचा है फिर खत्म है। इसका थोड़ा सा और पोर्शन बचा है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए वरना बाहर चले जाओ। चलो स्ट्रक्चर, ठीक है, दो चीजों के स्ट्रक्चर पढ़ना है, एक पर मैग्नेट और एक मैग्नेट, मत आवाज करना है, ठीक है, पढ़ाई कर लो। अब थोड़ा सा और बचा है, फटाफट खत्म कर देता हूँ, रटना है पूरा क्वेश्चन। दो चीजें पढ़ी ना अपन ने इसमें, पर मैग्नेट और मैग्नेट। इसके पहले पढ़ा था डाइक्रोमेट और क्रोमेट, तो उनके कलर और एसिड बेस याद रखना था। वैसे ही तुमको यहाँ पे पर मैग्नेट और मैग्नेट की चीजें याद रखनी है, ठीक है। पर मैग्नेट में बताया था कि पर वाला बॉन्ड ये बीच में जो लगता है, तो एक सिंगल माइनस जिस पे लग रहा है वो पर वाला याद रख लेना, या फिर उसका नाम ही ना पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम हटा दोगे तो KMnO4 माइनस, और अगर दो माइनस लग जाए मतलब -2 तो उसको सिर्फ मैग्नेट बोल देते हैं। क्लियर है? तो MnO4 -2 मैग्नेट है। और ये तो इनके जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, तो मैग्नीज में 7 होते हैं ना, तो बस उसके हिसाब से ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो ये जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक माइनस था तो एक ऑक्सीजन सिंगल माइनस से ऐसे चले जाएगा। क्लियर है? ठीक है। -2 वाले में 2 माइनस से तो 2 ऑक्सीजन ऐसे सिंगल माइनस से जाएंगे, बाकी डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब ये कलर का पूछता है कि कलर दोनों शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों का रीजन अलग है। इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 4 to the 8, 8 - 2 6। ठीक है। इसमें कितनी है? 4 2 to the 4 4 - 1 7। तो मैग्नीज +7 हाईएस्ट है ना, कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड, मतलब 0 हो गया ना, इसका D 0 हो गया। ठीक है, इसका D कैसा हो गया? 0। लेकिन इसका D तो 1 में है ना बेटा, इसके D में 1 बचेंगे, क्योंकि S के पहले निकल जाते हैं, फिर D के निकले तो 6 ही निकले ना, 7वां 1 होगा। बना के बताऊंगा किसी को लग रहा हो तो। क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है। चलो, तो उसमें D में 1 बच रहा है, तो D का इलेक्ट्रॉन D में जंप कर सकता है ना, इसलिए कलर शो करेगा। तो DD ट्रांजिशन की वजह से मैग्नेट कलर शो करता है। और पर मैग्नेट किसकी वजह से कलर शो करता है? चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि इसमें D में 0 है। ठीक है, ये पूछा जाए तो अलग से ध्यान रखना। चलो, केमिकल रिएक्शन।
अब ये एसिड बेस न्यूट्रल तीनों से केमिकल रिएक्शन देता है, तीनों में अलग अलग चीजें बनती है और याद रखना है, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट वाला आयन तीनों में लिखा मैंने, एक बार मैग्नेट को बेस से रिएक्ट करवाया, एक बार न्यूट्रल, एक बार एसिड। तो मैग्नेट को जब मैं बेस में कौन, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड, इसके पहले जो पढ़ रहे थे उसमें हर जगह डाइल्यूट था, इसमें 2 जगह पढ़ा और दोनों जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसमें याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड, पहले वाले में डाइल्यूट, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड क्या OH या OH माइनस है, बेसिक कुछ भी लिख के देगा। तो काई में कन्वर्ट होता है ये MnO4 -2 में, MnO4 माइनस से काई में कन्वर्ट होता है -2 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने की चेंज हो रही है, यहाँ पे कितना है +7 है ना, यहाँ पे कितना है 8 - 2 + 6, तो एक मैग्नीज का 7 है, एक का 6, तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं, दोनों साइड एक ही है। तो कितने का शिफ्ट हो रहा है, ये n फैक्टर है, n मतलब वैलेंसी है ना, वैलेंसी फैक्टर ये है वो n फैक्टर NF। तो इसमें एक का चेंज हो रहा है वैलेंसी में। तो याद रखते हैं जब भी बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं तो उसकी वैलेंसी में कितना चेंज आता है, 1 का। तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या आता है, इसका वेट डिवाइड विथ 1, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ वैलेंसी आता है ना, तो इसका वेट अपॉन 1 कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, ठीक है। इसमें सेम पोटेशियम परमैंगनेट को अगर मैं न्यूट्रल में रखूं और ये अल्कली जो लिखा है ना मैंने, ऊपर बेस लिखा है नीचे अल्कली, तो अल्कली में पीएच पे डिपेंड कर जाता है थोड़ा, पता है वो जब अपन पढ़ेंगे कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन वहाँ आएगा। अल्कली में भी फिर 2 पार्ट आ जाते हैं कि यहाँ तक के लिए वो न्यूट्रल जैसे बिहेव करता है और यहाँ तक के लिए प्योर अल्कली जैसे बिहेव करेगा, तो इसीलिए दोनों लिखा है। लेकिन मेन कौन है यहाँ पे, न्यूट्रल, उससे याद रखोगे, ठीक है। बट वो अल्कली गलत नहीं लिखा है, एक पीएच आएगा जहाँ वो सेम बिहेव करते हैं, इसीलिए लिख दिया, ठीक है। तो MnO4 माइनस काय में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 ही है ना तीनों में, इधर कितना हो गया +2 और यहाँ भी +2 ही है, ठीक है, सॉरी +4। तो कितने का चेंज आ रहा है, 3, तो इसका n फैक्टर कितना है 3। एसिडिक मीडियम H+, इसमें अगर हुआ तो +2, कितने का चेंज आया 5। तो भाई लिखते हैं कि बेस न्यूट्रल एसिड 1 3 5 इनके n फैक्टर है, ठीक है। ये याद रखना है सभी को। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक में कितना वैलेंसी फैक्टर चेंज, बेसिक में कितना, न्यूट्रल में कितना। तो इसको इस ऑर्डर में याद रखना, बेस न्यूट्रल एसिड। तो तुमको याद रहेगा 1 3 5, मतलब ऑड वैल्यूज जो आ रही है ना, ऑड वैल्यू ऐसी कैसी लाइन से लगा लेना 1 3 5। लेकिन ये ऑर्डर गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि बेस वाला, बेस न्यूट्रल एसिड। पीएच स्केल में अपन पीछे आ रहे हैं ऐसा समझ लो, ठीक है। पीएच स्केल में पीछे आ रहे हैं, ये होती है ना पीएच स्केल, ये एसिड बेस न्यूट्रल 1 7 और 14 ऐसा होता है। तो इधर से इधर आ रहे हैं लेकिन वैल्यू में इधर से इधर जा रहे हैं। तो अगर मैंने लिखा बेस न्यूट्रल एसिड तो वैल्यू इधर से इधर ऑड में जाऊंगा 1 3 5 n फैक्टर के लिए। इसी को याद करने के लिए वो बता रहा हूं कि बेस इधर से इधर आओगे, बेस से एसिड की साइड, तो पहले बेस आएगा फिर न्यूट्रल फिर एसिड। तो वैल्यूज को किधर से शुरू करोगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन से। 1 फिर 3 आएगा ऑड में, फिर 5 आएगा, तो 1 3 5 बेस न्यूट्रल एसिड। ये तो कभी कंफ्यूजन ना हो तो पीएच में इधर जाना है अपोजिट में, क्लियर है। चलो ये समझ में आया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब इसी को वो बोल रहा है कि चलो ठीक है, इसने क्या किया सामने वाले को, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, तो इसने भी सामने वाले को किसी को तो ऑक्सीडाइज किया ही होगा, तब जाके रिड्यूस हो रहा है ये। तो सारे के सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो किन किन का ऑक्सीडेशन कर सकता है वो लिखा है, ठीक है। देख लो तुम लोग, ठीक है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है मेरी। चलो इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये काय में कन्वर्ट होता है Mn+2 में। एसिड देखो ना लास्ट वाला, तो काय में कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। इसका n फैक्टर कितना है 5, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और इसने तो कितना +7 से +2 में पहुंचा दिया, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा होगा सामने वाले को, तभी इतने इलेक्ट्रॉन ले पाया और +2 में आया है वो, ठीक है। तो आयोडीन को काय में कर दिया, आयोडीन 0 में। कार्बन देख लो तुम लोग, सुनो, ये क्या है, ऑक्सो बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सो में चार्ज कितना है -2, CO2 तो न्यूट्रल होता है ना, तो 0, तो -2 से 0 जा रहा है, इसीलिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। Fe+2 से +3,
-2 से 0, सॉरी वो भी तो ऑक्सीडाइज ही हो रहा था, हाँ +6 से +8 जा रहा था। तो NO2 माइनस से NO3 माइनस को जब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज और ये ऑक्सीडाइज। तो एसिडिक मीडियम में इन सबको ऑक्सीडाइज करता है और किस में करता है याद होना चाहिए। yes. अगर मान लो उसने दे दिया CO4 माइनस, जैसे इतना दे दिया, वो ये देता है और ऊपर दे देगा H+, बस इतना को ये क्वेश्चन रहेगा बेटा तुम्हारा ये। और वो तो तुमको समझ में आ गया कि ये क्या पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करेगा तो इस खुद एसिडिक मीडियम में काय में कन्वर्ट होता है Mn+2 में, तो ये काय में आ जाएगा Mn+2 और इसको काय में करता है I2 में। तो दोनों चीजें याद होनी चाहिए तुमको कि खुद ये कौन से मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहे हैं वो इसका लिखोगे और सामने वाले को किस में कन्वर्ट कर रहा है जिस मीडियम में वो लिखना रहता है। तो आना याद होना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक का लिखा है, ऐसे सबका लिख सकता हूं मैं, ठीक है। न्यूट्रल या अल्कलाइन सेकंड वाला, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये काय में कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, ठीक है। और इसमें इन चीजों को वो ऑक्सीडाइज करता है, न्यूट्रल मीडियम में वो इनको कन्वर्ट कर पाता है बस। I- को I2 में, SO3-2 को SO4-2 में और Mn+2 को MnO2 में। चार्ट देखोगे तो सबके सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ये लिखा है कैटलिस्ट ZnSO4 और ZnO, कोई याद वाद नहीं करना है, बस लिखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ गए, कोई डाउट किसी को, ठीक है। ये चीजें बहुत अच्छे से आएगी रेडॉक्स रिएक्शन में, वहां जो कि रिएक्शन बैलेंसिंग आती है तो वहां वापस से चीजें आती है, क्लियर है। अभी लास्ट पॉइंट बचा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेयर्स रिएजेंट से, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट डबल बॉन्ड को टेस्ट करता है कि डबल बॉन्ड है या नहीं है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। तो अल्कली सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, KMnO4 का अल्कलीन सॉल्यूशन। बेयर्स रिएजेंट क्या है, ये है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ये किस चीज को टेस्ट करता है, डबल बॉन्ड को, कोई भी कंपाउंड में कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, होगा तो कलर चेंज करता होगा, नहीं करता होगा, ऐसा कुछ प्रेजेंस रहता है, ठीक है। तो बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन एनी कंपाउंड, क्लियर है। तो चलो यहाँ पे ये अपना कौन सा था, हाँ KMnO4 वाला टॉपिक भी यहाँ पे खत्म होता है, इतना ही है, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, जितना लिखा उतना रट लेना बस, कैसे भी समझो रटो, कैसे भी ट्रिक्स बनाओ, बट याद होना चाहिए। इसके बाद एक लेक्चर और बचा है लास्ट अपना F ब्लॉक का, ये D ब्लॉक हो गया, चैप्टर का नाम था ना D एंड F ब्लॉक, तो F ब्लॉक का एक ही दिन है, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो, ठीक है। तो कल ये वाला चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।